नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज से हम एफएलटी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि पार्ट में आपको यहाँ पर यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस पर। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। कोई भी डाउट लगता है एग्जाम रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, और जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर और अच्छे से तैयारी करना है तो पेपर 1 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगी, साथ में नोट्स जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं A4 साइज में। साथ में 5000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर अभी मुफ्त मिल रही है, और अंतिम प्रहार बैच जो है आपका इसके साथ अभी फ्री मिल रहा है, और वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो बिल्कुल, अगर आप एमपीपीएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, केवल अंतिम प्रहार बैच लेना चाहते हैं जिसमें हमने ओल्ड अंतिम प्रहार बैच भी इंक्लूड करके दे रखा है, साथ में अभी इसमें 5000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी जो है फ्री मिल रही है, तो ये भी आपको फ्री मिल जाएगी। बिल्कुल इसे ज्वाइन कर लें, अभी आपके पास समय है एग्जाम में। अच्छे से अगर प्रहार बैच कर लेते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। इसके पहले भी आप प्रहार बैच का रिजल्ट देख सकते हैं, 2022 वाला, 2024 वाला। तो बहुत ही फायदा आपको इस बैच से मिलने वाला है। इसी के साथ साथ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। पेपर 2 की भी कुछ सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। है यहाँ पर मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना। इसको तो आप आंखें बंद करके भी आप आंसर दोगे तो भाई मेरे हिसाब से सही दोगे। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई आपको तो। हाँ, टॉप 3 ट्राइब तो पता ही है मध्य प्रदेश की कौन सी है भाई। टॉप 3 ट्राइब मध्य प्रदेश की कौन सी है, याद रखिएगा भाई। नंबर 1 पे कौन है, भील है आपकी। सेकंड नंबर पे आपकी गोंड है आपकी। थर्ड नंबर पे आपकी कोल है ना। टॉप 3 तो आपको याद रखना है ना। क्वेश्चन आपको आ जाएगा यहाँ पर। तो गौड़ यहाँ पर मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी ट्राइब में से एक मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। गौड़ ट्राइब कहाँ पर मिलती है मैन बताइए। मुख्य रूप से गौड़ ट्राइब कहाँ पे मिलेगी, विंध्य सतपुड़ा दोनों में मिलती है ना। खासकर आपका साउथ ईस्ट रीजन है ना, दक्षिण पूर्वी भाग, जिसमें छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला है ना। छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपको क्या है, गौड़ ट्राइब देखने को मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा आपका इनकी सब ट्राइब में एक फेमस सब ट्राइब है अगरिया, है ना। अगरिया जो है फेमस सब ट्राइब है। अगरिया कौन होते हैं, एक्चुअल में पेशे से लोहार होते हैं, है ना। लोहा देव याद रखिएगा। ये गोंड की क्या है, आपकी सब ट्राइब मानी जाती है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ओझा, प्रधान, ये गौड़ की सब ट्राइब है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। इस पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे गौड़ का जो मेन नृत्य है आपका सैला दिवारी गिर्रा, है ना। डांस याद रखिएगा इनका। डांस कौन कौन सा है, सैला दिवारी करके इनका डांस है, सैला दिवारी, है ना। कर्मा इनका डांस है ना। कर्मा विर्रा इनका डांस है ना। ये इनके फेमस डांस है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में गौड़ के, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको गौड़ में पर्व पूछ लेता है कई बार, या विवाह पूछ लेता है। तो एक विवाह फेमस है, कौन सा विवाह, लमसेना विवाह। लमसेना विवाह क्या कहलाता है बताइए। लमसेना मैरिज क्या कहलाता है, क्या कहलाता है लमसेना मैरिज। जहां पर आपका लड़का घर जवाई बन के रहता है ना। घर जवाई बन के रहता है, घर जमाई बन के रहता है जहां पर, है ना। जो दामाद होता है वो घर जमाई बन के रहता है, याद रखिएगा। इस पे भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा पेंटिंग में नौदोरा और दिगना, है ना, ये पूछ लेता है। पेंटिंग में आपका नौदोरा, नौदोरा और दिगना, है ना। दिगना आर्ट और नौदोरा आर्ट ये फेमस है आपका गोंड की, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन है, विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी योजना चालू की है सरकार ने, ये आपको बताना है। सरकार की योजना जो कि कुपोषण से मुक्ति के लिए चालू की गई है। अब देखिए यहाँ पर सरकार जो है अलग अलग योजनाएं जो है आपका चलाती है ताकि जो वो रहे वो आपका क्या हो पाए, जिसमें एक योजना है आपकी आहार अनुदान योजना। याद रखिएगा, आहार अनुदान योजना, खासकर जो पीवीटीजी है ना, खासकर जो पीवीटीजी है। पीवीटीजी मतलब कौन? पीवीटीजी कौन कौन है भाई? बेगा, भारिया, सहरिया, है ना। बेगा, भारिया, सहरिया को लेकर, क्योंकि पिछड़ियों की पिछड़ी जनजातियों में से एक है बेगा, भारिया, सहरिया, और इनको लेके आप देखेंगे तो आपका क्या है, सरकार ने आहार अनुदान योजना जो है आपकी चलाई है। और 2017 से आपका कुपोषण से लड़ने के लिए ये सरकार ने चला रखी है। और इसमें 15 जिले जो हैं, 15 जिले कवर किए गए हैं जहां पर आपकी ट्राइब्स हैं, आपकी बेगा है, भारिया है, सहरिया है। और इसमें आप देखेंगे तो जो महिला है उनको 1,000 रुपए की राशि, है ना, 1,000 रुपए महिला को दी जाती है महीने की। और 2023 में इसे बढ़ाकर, 2023 में इसको बढ़ाकर 1,500 रुपये महीना भी कर दिया गया है ना। 1,500 रुपये बढ़ाकर कर दिया गया है 2023 में। शुरुआत में 1,000 रुपये महीना जो है आपकी दी जाती है। और जनजातीय कार्य विभाग जो है, याद रखिएगा, कौन सा डिपार्टमेंट चलाता है इसको? डिपार्टमेंट पूछ सकता है इसका, तो डिपार्टमेंट चलाता है जनजातीय कार्य विभाग, है ना। जनजातीय कार्य विभाग जो है इसको चलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट चलाता है, तो जनजातीय कार्य विभाग जो है आपका चलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, एफएलटी की पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी मेरे हिसाब से, जब रिकॉर्डेड सेक्शन में जाएंगे वहीं पर आपको शो कर देगी, है ना। रिकॉर्डेड सेक्शन में वहीं पर आपको शो कर देगी आपको पीडीएफ, है ना। चलिए, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है जनजातीय कार्य विभाग के बारे में भी, और क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। और डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, यहाँ पर 1,000 पहले देते थे, अब 1,500 रुपये महीना देते हैं। चलिए, वो है कुल देवता और बेगा ट्राइब। बेगा ट्राइब के कुल देवता कौन है ये आपको बताना है। बेगा ट्राइब के कुल देवता, अब आपको पता है बेगा ट्राइब जो है द्रविड़ जनजाति का वो है, और मुख्य रूप से आपको सतपुड़ा वाला जो भाग है, ढिंडोरी बालाघाट, यहाँ पर बेगा ट्राइब मिलेगी, है ना। सतपुड़ा वाला भाग जो है यहाँ पर बेगा ट्राइब मिलेगी, खासकर ढिंडोरी बालाघाट, डोरी बालाघाट, है ना। यहाँ पर आपको क्या है, बेगा ट्राइब आपको देखने को मिलेगी। इनके कुल देवता के रूप में आप देखेंगे, मुख्य देवता के रूप में बूढ़ा देव जो है ना, बूढ़ा देव जो है आपके आपके माने जाते हैं इनके कुल देवता। ये आपको ध्यान रखना है, ये मुख्य देवता इनके। इसके अलावा आप देखेंगे सांझ वृक्ष में कहा जाता है इनका निवास है। यहाँ सांझ का पेड़ जो है, सांझ वृक्ष में इनका निवास माना जाता है, इनका निवास माना जाता है। सांझ वृक्ष को ये अच्छे से पूजते हैं। और रही बात यहाँ पर आपके एक देवता और, वो है ठाकुर देव। ठाकुर देव आप देखेंगे गांव की रक्षा के लिए होते हैं इनके, है ना। ठाकुर देव जो है आपके गांव की रक्षा के लिए ठाकुर देव है। और बीमारी और उससे आप देखेंगे लड़ने के लिए यहाँ पर आपका धुला देव है ना। धुला देव जो है, धुला देव जो है बीमारियों से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए दुला देव को ये पूछते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, तो ठाकुर देव, दुला देव। इसके अलावा वेगा में और क्या याद रखना है भाई? वेगा में भी आपका कर्मा, शैला, परदोनी, ये सब आपके डांस है, इनके डांस याद रखिएगा, है ना। कर्मा हो गया, शैला हो गया, है ना। कर्मा, शैला, ये मुख्य डांस हैं आपकी बेगा के, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लमसेना तो आपने पढ़ा ही है, इनमें भी लमसेना ही आपका क्या होता है, उसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, लमसेना विवाह। इसके साथ साथ आपका रतोना, बिदरी, छेरता इनके प्रमुख पर्व है ना। रतोना, रतोना, बिदरी और छेरता, और छेरता, ये इनके प्रमुख पर्व है ना, प्रमुख पर्व, इनके फेस्टिवल हैं। चलिए,
रानी दुर्गावती जो थी ना वो किस जनजाति से बिलोंग करती थी? रानी दुर्गावती जो है वो किस जनजाति से बिलोंग करती थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। रानी दुर्गावती, अब आप रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है काफी चीज उनके बारे में पढ़ते हैं, रानी दुर्गावती के बारे में। रानी दुर्गावती, जब आप क्या पढ़ेंगे, गौड़ रियासत पढ़ेंगे, गौड़ किंगडम पढ़ेंगे, तब आप रानी गोंडवाना किंगडम में आप रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ेंगे। और रानी दुर्गावती जो है गोंडवाना किंगडम से बिलोंग करती थी, क्या आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रानी दुर्गावती से आपको ध्यान रखना है ना, चंदेल राजा थे, सालवाहन उनकी पुत्री के रूप में जानी जाती हैं, है ना, ये क्वेश्चन भी आया था। उनके पिता चंदेल राजा थे, है ना, चंदेल राजा सालवाहन, राजा सालवाहन की पुत्री थी, है ना, ये आपको पता होना चाहिए रानी दुर्गावती। के अलावा आपको पता होना चाहिए कि भाई कुछ लोग जो है, आपको मैंने भी बताया था कि चंदेल राजा को लेके वो भी है, कुछ लोग कीरत सिंह का नाम भी देखते हैं कि लास्ट रूलर जो है कीरत सिंह माने जाते हैं, आखिरी चंदेल राजा, है ना। लेकिन कुछ सोर्सेस में आपको सालवान जो है आपका क्या है, आपका वो करते हैं। जबकि आप देखेंगे स्मिथ और जो आपके कनिंगम है वो कीरत सिंह की बेटी बताते हैं, है ना, स्मिथ और वो है वो कीरत सिंह की पुत्री बताते हैं। लेकिन बहुत सारे सोर्सेस में भी आपको राजा सालवान का नाम मिलता है, बट कंफ्यूजिंग है यहाँ पर क्योंकि डेटा जो है यहाँ पर अलग अलग आपको देखने को मिलता है। और इनकी शादी आपको पता होना चाहिए, इनकी शादी किससे हुई थी, हाँ किससे हुई थी इनकी शादी, दलपत शाह से, है ना, याद रखिएगा इनके पति थे दलपत शाह, है ना, दलपत शाह जो थे इनके पति थे। और इन्हें एक पुत्र होता है वीर नारायण, है ना, इनका पुत्र का नाम था वीर नारायण, है ना, वीर नारायण इनका पुत्र था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दलपत शाह की जब डेथ हो जाती है तो भाई गद्दी कौन संभालती है, रानी दुर्गावती संभालती हैं, है ना, मंत्री रखती हैं आधार सिंह और मान ब्राह्मण करके, और अच्छा खासा जो है गोंडवाना किंगडम को गोल्डन एज पर ले जाती हैं। उसके बाद अबुल फजल जो है आपका लूट, आपका उनकी लूट का आईने अकबरी में बकायदा देखने को मिलता है। और बहुत सारा यहाँ पर अकबर और दुर्गावती के बीच में संघर्ष आपको देखने को मिलता है। और अपनी ही तलवार से क्या है, अपनी कटार से ही खुद को क्या है ये आपका वो कर लेती हैं। और इनकी समाधि आपसे पूछ सकता है ना, तो समाधि आप याद रखिएगा, समाधि कहाँ पर है, समाधि बरेला ग्राम में है, जबलपुर में, है ना, बरेला ग्राम जबलपुर में इनकी समाधि है। और जबलपुर में म्यूजियम भी है ना, जबलपुर में म्यूजियम भी है इनके नाम से, म्यूजियम है रानी दुर्गावती संग्रहालय, है ना, जबलपुर में ही स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में बाकी तो और कुछ पूछेगा नहीं इनसे, बस इतना आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। प्रधान सिंगर जो है ये किस ट्राइब में होते हैं, प्रधान सिंगर जो है ये किस ट्राइब में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि भाई पेशे के हिसाब से आप देखेंगे बांटा गया है। जैसे अगरिया जो है आपके लोहार कहलाते हैं, है ना, अगरिया कौन है, लोहार कहलाते हैं। वैसे ही आपका प्रधान जो है मंदिर में पूजा पाठ या पुजारी का काम या गायकी का काम करने वाले क्या है, प्रधान कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, गौड़ जो है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना, गौड़ जो है यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पारंपरिक एक तरह से पूजा पाठ का काम, भाट का काम, है ना, ये आपका करते हैं वो आपके प्रधान होते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ये चीज, प्रधान किस में मिलेंगे, गौड़ में मिलेंगे, अगरिया किस में मिलेंगे, गौड़ में मिलेंगे, ओझा किस में मिलेंगे, गौड़ में मिलेंगे, है ना। ऐसे ही आपको पूछ लेगा सोलहास, सोलहास जो बढ़ईगिरी का काम करते हैं, ऐसे ही नाचने वाले गौड़ होते हैं कोयला भूतीस, है ना, कोयला भूतीस मैंने आपको पढ़ाया था, जो नाचने वाले गौड़ होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, कटनी से रूपनाथ अभिलेख मिलता है वो किस शासक का, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये तो आप आंखें बंद करके भी आंसर दोगे तो आपको पता होना चाहिए।
हाँ, रूपनाथ वाला जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, वो किस से बिलोंग करता है, ये आपको पूछ रहा है। चलिए बताइए भाई, रूपनाथ अभिलेख पढ़ा है आपने रूपनाथ अभिलेख के बारे में? बोलिए हाँ, पढ़ा है रूपनाथ अभिलेख के बारे में। हाँ, प्राकृत भाषा में है ना, भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है ना, प्राकृत में है, लिपि ब्राह्मी में है आपकी, है ना। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर है, बोरीबंद कटनी में स्थित है ना, बोरीबंद कटनी में है, बोरीबंद कटनी में स्थित है ये। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए किससे जुड़ा हुआ है, आपका अशोक से जुड़ा हुआ, और इसमें बकायदा मेंशन है कि अशोक ने क्या है, बुद्ध धर्म अपनाया था, है ना। बुद्ध धर्म जो है अशोक ने आपका अपनाया था, बुद्ध धर्म के अनुयायी थे आपके अशोक, है ना। ये आपका क्या है, मेंशन है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें आपका धम्म के प्रचार के लिए आप देखेंगे आपका खुदवाया गया था एक्चुअल में। ऐसे ही आपका अशोक का गुजरा अभिलेख भी याद रखिएगा, है ना। अशोक का और कौन सा अभिलेख है, गुजरा अभिलेख है आपका, गुजरा अभिलेख। ये कहाँ पर है, दतिया में है, गुजरा अभिलेख दतिया में है आपका। ये भी आपको याद रखना, अशोक से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, है ना। चलो, याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं ना, क्लियर है ये चीज। चलो, अगला है यहाँ पर, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी ऑफ ग्रीक एम्बेसडर हेलोडोरस कम टू बेसनगर। तो भाई बेसनगर हेलोडोरस कब आया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई आपने कौन सा वंश पढ़ा, आपने शुंग वंश के बारे में पढ़ा था शुंग वंश के बारे में। हाँ, ये तो आपको रटा होना चाहिए मेरे हिसाब से, आपने शुंग वंश के बारे में पढ़ा था, शुंग वंश, जी हाँ। शुंग वंश बिल्कुल, है ना। तो सांची और भरूच का जो तोरण बनवाया शुंग वंश के दौरान ही बना, है ना। सांची और भरूच का जो आपका बना हुआ है तोरण, है ना, सांची एंड भरूच स्तूप का जो तोरण बना है ना, बाद का काम, वो शुंग काल में ही बना था। कौन थे शुंग काल पर, उस टाइम पर भाग भाद्रभद्र करके थे, क्या नाम था, हाँ, भद्र करके थे, भागभद्र, ये किंग थे उस टाइम पर। हेलियोडोरस आया था आपका बेसनगर में, हाम बाबा उसने बनवाया, हाम बाबा, या फिर गरुण पिलर, है ना, या फिर गरुण पिलर के नाम से जाना जाता है ना। गरुण पिलर भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। और इसने खुद आपका क्या है, बाद में वैष्णव धर्म जो है अपना अपना लिया था, है ना, वैष्णव धर्म अपना लिया था आपका हेलियोडोरस ने, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये पूछा जा सकता है ना। गरुण ध्वज, हेलियोडोरस पिलर या खाम बाबा, अलग अलग नाम जो है इसके, आपको ध्यान रखना है। और 5th सेंचुरी के आसपास राजा भागभद्र जो थे, शुंग राजा थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, कल्चुरी रूलर इज कॉल्ड उज्जैनी भुजंग। उज्जैनी भुजंग जो है आप किसे कहते थे, ये आपको बताना है। कल्चुरी शासक थे, उसे उज्जैनी भुजंग के नाम से जाना जाता था। वो कौन से शासक थे कल्चुरी वाले, ये आपको बताना है। उज्जैनी भुजंग। अब देखो, त्रिपुरी के कल्चुरी जो थे, त्रिपुरी कल्चुरी, जाहिर सी बात है, जबलपुर के पास में त्रिपुरी है, तेवर जिसे हम कहते हैं, है ना। और ये मैंने आपको बताया भी था कि भाई इन्हें उज्जैनी भुजंग जो है आपका कहा जाता था, है ना। राजशेखर की विदशाल भाजिका, है ना, राजशेखर की विदशाल भाजिका में मेंशन है ये, राजशेखर की विदशाल भाजिका, विदशाल भाजिका में उज्जैनी भुजंग जो है इन्हें कहा गया है। वो कौन थे, वो थे एक्चुअल में आपके युवराज फर्स्ट, है ना। युवराज फर्स्ट को कहा गया है ये, युवराज देव प्रथम, है ना, काफी फेमस रहे हैं ये आपके। इसके अलावा इनको त्रिलंगा अधिपति के नाम से या त्रिलंगा अधिपति की उपाधि भी जो है आपको देखने को मिलती है। और 64 योगिनी मंदिर आप देखेंगे, है ना, इन्हीं के टाइम पर जो है आपका बना हुआ है, युवराज देव फर्स्ट के टाइम का, ये आपको याद रखना है, फेमस। तो जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर,
ये आपका कब का बना हुआ है, इसी टाइम फ्रेम का जो है आपका बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, युवराज देव फर्स्ट के टाइम फ्रेम का। चलिए अगला है, महमूद गजनवी के चंदेल राज पर आक्रमण के समय चंदेल राजा कौन थे, है ना। जब भाई महमूद गजनवी ने अटैक किया तो चंदेल किंग कौन थे ये आपको बताना है। चंदेल राजा कौन थे जब गजनवी ने अटैक किया था, ये आपको बताना है। तो भाई चंदेल राजा उस टाइम पर आपने पढ़ा होगा विद्याधर, पढ़ा था आपने विद्याधर के बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था, याद है, भूल गए। विद्याधर राजा गंड जब मर जाते हैं तो उनके पुत्र विद्याधर जो है आपके क्या है, आपका गद्दी पर आते हैं, है ना। और काफी आपका वो रहे विद्याधर के जो आपका देव वर्मा के ननोरा और चरखारी तामपत्र में आप देखेंगे इन्हें परम भट्टराकक महाराजाधिराज परमेश्वर तक कहा है। इसके अलावा लुगाते हिंदवी करके आप देखेंगे आपका, उसमें इनके बारे में जो है आपका क्या है देखने को मिलता है ना। इसके अलावा आपका जो कंदरिया महादेव है आपको याद रखना है ना, कंदरिया महादेव मंदिर जो है, कंदरिया महादेव टेम्पल, है ना, ये इनके द्वारा ही बनवाया गया था। क्वेश्चन आया ये, खजुराहो में आपका कंदरिया महादेव मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कंदरिया महादेव किसके द्वारा बनवाया गया। तो आप देखेंगे विद्याधर के टाइम फ्रेम पे ही बना था, और पहला आक्रमण भी जो है विद्याधर के समय पर हुआ। महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण भी जो है इसी के समय पर हुआ था, जब बाद में संधि कर लेते हैं 300 हाथी देके, 300 हाथी देकर दूसरे वाले में संधि कर लेते हैं एक तरह से। और लुगाते हिंदवी में आप देखेंगे प्रशंसा भी लिखी है, लुगाते हिंदवी, लुगाते हिंदवी, ये भी इनसे जुड़ी हुई है ना, विद्याधर से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विद्याधर से ही जुड़ी हुई है, क्वेश्चन आपको आ सकता है यहाँ पर। इसके अलावा बाकी यहाँ पर और कौन नाम है, कीर्ति वर्मन का ढंग का याद रखिएगा बस, है ना। यशो वर्मा का वैकुंठ प्रतिमा याद रखिएगा, यशो वर्मा वर्मन की, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर पूछेगा नहीं। चल, भोज द्वारा वास्तुशास्त्र पर रचित ग्रंथ कौन सा है ये आपको बताना है। राजा भोज की बात हो रही है, परमार वंश, राजा भोज की बात हो रही है यहाँ पर अब परमार वंश की। चलिए बताइए भाई, परमार वंश के राजा राजा भोज ने वास्तुशास्त्र पे एक ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ कौन सा था। देखिए पढ़ाते पढ़ाते ना बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो याद हो जाते हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ रिवीजन जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, है ना। तो मैं सिंपल कहूंगा, अगर आपको 35 से 40 क्वेश्चन करने ना, सिंपल कुछ मत करो, प्रहार बैच को फॉलो कर लो आप अच्छे से, है ना। प्रहार बैच फर्स्ट वाला कर लो अभी वाला, और जो 2 ओल्ड है उनको भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि इतनी बार आप वही वही फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं ना, तो 35-40 क्वेश्चन आपके श्योर शॉट हो जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं भाई, अगर आपको 35-40 श्योर शॉट करने हैं थ्योरी के चक्कर में, अभी टाइम कम पड़ रहा है 12 जुलाई वाले के लिए, तो आप केवल और केवल प्रहार बैच फॉलो कर लें अच्छे से, तीनों प्रहार बैच कर लें, पुराने वाले भी कर लें और ये वाले भी करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसा होगा कि रिपीटेड मिलेंगे, जब आप वो बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको वो अपने आप क्या हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, और श्योर शॉट आपके मार्क्स आने वाले एग्जाम में। तो भाई ये बस कर लो, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे के पीछे भाग रहे हैं, तो मेरा कहना है कि भाई आपको यहाँ पर 100% नहीं लाना है ना। तो भाई आप बस टाइम रेशियो को देख के चलिए कि भाई मुझे इस चीज से पढ़ के इतने मार्क्स आ जाएंगे और इतना टाइम देने पर। अब आप कई बच्चे अभी भी है कि करंट अफेयर के पीछे भाग रहे हैं, और आप करंट अफेयर का वेटेज देख ही रहे हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तो उसको लेके टाइम वेस्ट ना करते हुए जहां से श्योर शॉट बनना है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, सेंसस हो गया, मिनरल्स हो गए, है ना, और हिस्ट्री हो गई, उसमें भी एंशियंट हिस्ट्री हो गई, तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। तो टाइम को उस हिसाब से देखें कि मुझे कहां पर ज्यादा देना है। इकोनॉमी में भी देखोगे तो उतना आपको डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि वहां से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चे क्या है इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इस पे क्या है टाइम वेस्ट करेंगे, वो मत करो, कि जहां पर आपको ज्यादा मिल सकते हैं उस पर फोकस करना है आपको, है ना।
चल बात करते हैं भोज के द्वारा वास्तुशास्त्र पर रचित ग्रंथ है आपका समरागण सूत्रधार करके, है ना। समरागण सूत्रधार करके जो है ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका राजा भोज के उससे रिलेटेड आपको देखने को मिलता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजा भोज से संबंधित है ये। और राजा भोज ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, ऐसा नहीं है कि बस यही लिखा है, लेकिन और भी उन्होंने क्या है आपका लिखा है। और समरागण सूत्रधार हो गया, युक्ति कल्पत्रु हो गया, है ना। युक्ति कल्पत्रु करके भी है एक, है ना, जो कि आपका किससे रिलेटेड है, युक्ति कल्पत्रु, है ना। युक्ति कल्पत्रु करके भी है, ये भी वास्तुशास्त्र से रिलेटेड है ना। ये वास्तुशास्त्र से रिलेटेड है युक्ति कल्पत्रु। इसके अलावा आपका सरस्वती कंठावरम, है ना, जो कि सबसे फेमस है ना। सरस्वती कंठावरम, कंठावरण जो है ये सबसे फेमस है आपका, है ना, राजा भोज का। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे सिद्धांत संग्रह हो गया, है ना। सिद्धांत संग्रह हो गया आपका राजा भोज का, सिद्धांत संग्रह हो गया, ये भी आपका फेमस है। ठीक है, चल गांधी सागर बांध किस पर है, तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको रट गया होगा, अब तो आपको रट गया होगा मेरे हिसाब से। गांधी सागर बांध, हाँ, गांधी सागर डैम की बात हो रही है, गांधी सागर परियोजना की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए, तो गांधी सागर परियोजना आपने बहुत डिटेल में पढ़ी है मेरे हिसाब से। हाँ, गांधी सागर बांध आप देखेंगे चंबल घाटी परियोजना, उसमें 3 पार्ट में किया गया, है ना, जिसमें गांधी सागर परियोजना जो थी आपकी पहली थी, है ना। तो चंबल घाटी परियोजना को 3 पार्ट में किया गया था। फर्स्ट था आपका गांधी सागर परियोजना, है ना। इसके बाद आपका क्या है, गांधी सागर था, इसके साथ में आपका महाराणा प्रताप सागर था, है ना, महाराणा प्रताप सागर परियोजना। और आपकी फिर जवाहर सागर परियोजना, 3 पार्ट में आप देखोगे इसको बनाया गया था, जवाहर सागर परियोजना। और आपका फिर कोटा बैराज भी जो है आपका किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नदियों में आप याद रखिएगा, चंबल में गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, है ना। राणा प्रताप सागर है चंबल पे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सी रिवर दे रखी है भाई, सोन का तो आपको पता ही है। सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है सोन की, बाण सागर परियोजना है सबसे बड़ी, है ना। बाण भट्ट के नाम पर आप देखेंगे बाण सागर परियोजना है, जो कि एमपी, यूपी और बिहार की परियोजना है ना, ये आपको ध्यान रखना है, एमपी, यूपी, बिहार की। सेम बेतवा पर कौन सी परियोजना है भाई, बेतवा नदी पर, बेतवा पर आपकी माटी टीला बांध है फेमस, है ना। बेतवा पर माटी टीला बांध है, माटी टीला बांध, माटी टीला बांध है बेतवा पर फेमस, है ना, ये आपको याद रखना है। केन पर कौन सा है भाई, केन नदी पर, केन नदी पर कौन सा है फेमस, याद है कुछ केन नदी पर, हाँ, केन रिवर पर कोई फेमस परियोजना, केन पर कोई फेमस परियोजना बताइए, केन रिवर पर, हाँ, किस लिए जानी जाती केन नदी, ये बताइए। केन नदी से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। और केन नदी की अगर बात करें तो फेमस वन के लिए अगर देखेंगे तो घड़ियाल के लिए आप देख सकते हैं, है ना। घड़ियाल के लिए जान सकते हैं भाई, घड़ियाल सेंचुरी जो है केन पे है। और एक इसमें वाटरफॉल है जिसपे पोषण आया था केन नदी पर, रन्ही जलप्रपात करके, है ना, रन्ही जलप्रपात जो है, रन्ही जलप्रपात करके है, वाटरफॉल करके है, ये आपका फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है केन नदी। और केन में बस इम्पोर्टेंट जो है यही आपको ध्यान रखना है, केन का प्रोजेक्ट तो उसमें आपको बड़ा जो है आपको देखने को ऐसा मिलेगा नहीं, है ना। जो है आपको रने करके वाटरफॉल है, ये आप याद रखिए। चल अगला है कोलार परियोजना, कहाँ पर है कोलार परियोजना, ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई। कोलार परियोजना बताइए भाई, कोलार नदी पर कोलार परियोजना है आपकी, है ना, सीहोर जिले में आपका, है ना। भोपाल और इसको जो है आपका पानी देने के लिए आपका किया गया है ना, सीहोर जिले में है। दोस्तों ऐसे ही शानदार कंटेंट से आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पेपर 1 का कंप्लीट बैच मिल ले सकते हैं, जहां पर आपको
PDF नोट्स, प्रिंट करवाने लायक 5000 MCQ सीरीज, सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसे ही केवल MCQ सीरीज चाहिए तो अंतिम प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर 2 प्रहार बैच जिसमें अभी फ्री मिल रहे हैं ओल्ड वाले, वो भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें इंक्लूड है। 100% शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल जरूर इसे ज्वाइन करें। कोलार रिवर पर है सीहोर में, भोपाल, और इसको पानी देने के लिए आपका ये परियोजना जो है चालू की गई है। किसकी सहायक नदी है? कोलार, है ना। नर्मदा की सहायक नदी है कोलार, नर्मदा की सहायक नदी है कोलार, है ना। नर्मदा की ट्राइब्यूटरी है कोलार, याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है, भोपाल में जो पीने का पानी आता है वो कोलार नदी से ही आपको देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है यहाँ पर सतना जिले के बेहद खदान के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। सतना का बेहद जो है वो किस खदान के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना। एक एक्स्ट्रा हो गया क्या कुछ? अच्छा सॉरी, हाँ ये तो आपका हो गया, ये इस पे यहाँ पे लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। पन्ना छतरपुर जिले में फैली खनिज श्रृंखला कौन सी है? पन्ना छतरपुर में कौन सी खनिज श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, ये आपको बताना है। वैसे तो आपको पता है पन्ना और छतरपुर ये एरिया कौन सा कहलाता है, पन्ना छतरपुर। आपने रॉक टाइप पढ़े हैं ना, याद है कि भूल गए? रॉक टाइप्स पढ़े हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ा है, जिसमें आपने क्या पढ़ा होगा? आपने बिजावर शाखा पढ़ी थी, भूले तो नहीं ना? बिजावर शाखा पढ़ी थी आपने। क्या है बिजावर शाखा में? बिजावर में ही मिलता है हीरा, बिजावर में ही मिलता है हीरा। हाँ बिल्कुल याद रखना भाई, बिजावर में ही हीरा मिलता है ना। हीरा जो है कहाँ मिलता है? बिजावर में ही मिलता है। किसके अंडर में आती है ये? कुडप्पा शैल समूह के अंदर में आती है, कुडप्पा में आती है एक्चुअल में। आप देखेंगे बिजावर, ग्वालियर, बिजावर ये दो बांटी गई हैं आपकी, इसमें बिजावर सीरीज है, ग्वालियर सीरीज है ना, ये आपने पढ़ा है। चल अगला है बेहद माइन सतना में किस लिए फेमस है? बेहद माइन सतना की किस लिए फेमस है, ये पूछा जा रहा है। बेहद माइन सतना की, बेहद माइन सतना। अब देखो सतना में जनरली आप देखेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट जो है आपके मिलते हैं। जैसे आपका ओरचे जो है, गेरू जो है, उसके लिए आई थिंक फेमस है ये ओरचे गेरू, जिसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, है ना। सतना जिले का आपका जेतवारा क्षेत्र करके है, वहां पर आपका है बेहद खदान, उसके लिए फेमस है, गेरू के लिए, है ना। मैयर मंडला शहडोल जिला है, यहाँ पर आपको गेरू जो है आपको अच्छा खासा मिलेगा। मैयर, सतना, है ना, यहाँ पर गेरू जो है आपको मिलेगा अच्छा खासा। गेरू जो है यहाँ पर आपको अच्छा खासा मिलेगा। और याद रखिएगा गेरू के बारे में, कलर जो होता है आपका गेरू कलर जिसे हम कहते हैं, कलरिंग के लिए उसका जो है यूज किया जाता है। वेल स्पेन सोलर प्रोजेक्ट किस जिले में? तो ये तो देखो बहुत फेमस क्वेश्चन है। अभी तक जब से मैं देख रहा हूँ MPPSC के पेपर, तो कम से कम आई थिंक 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो भी लेटेस्ट 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर में 4 बार क्वेश्चन आया है सेम, वेल स्पून पे पूछा गया है। याद रखो भाई, नीमच में है ना, वेल स्पून का आपका सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये। और सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे तो भाई आपका वर्तमान की स्थिति में आप देखेंगे तो कौन सा है भाई? आपका रीवा सोलर है वैसे तो। और ये आपका 2014 में आपका क्या है बनाया गया था, 2014 में आपका बनाया गया था सोलर पावर प्रोजेक्ट। और 151 मेगावाट के आसपास का प्रोडक्शन है यहाँ पर। बाकी सबसे बड़ा आप याद रखिएगा रीवा अल्ट्रा, रीवा अल्ट्रा गुड़ तहसील में आपका, है ना। गुड़ तहसील में 750 मेगावाट के आसपास का, है ना, 750 मेगावाट के आसपास का आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। चलिए तो ये आपको क्या है ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ पर आपको आ सकता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरफॉल सिचुएटेड ऑन चंबल रिवर। चंबल नदी पर कौन सा वाटरफॉल है, ये आपको पूछा जा रहा है। चंबल नदी पर कौन सा वाटरफॉल है, ये आपको पूछा जा रहा है। हाँ, चंबल नदी पर वाटरफॉल कौन सा है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए भाई, चंबल रिवर पर वाटरफॉल। हाँ, ये शायद ना बता पाओ आप, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें से कोई भी वाटरफॉल चंबल रिवर पे नहीं है। में से कोई भी वाटरफॉल जो है चंबल रिवर पर नहीं है ना। पीएससी ने क्वेश्चन जो है बाद में डिलीट किया, क्योंकि कोई भी वाटरफॉल जो है ना यहाँ पर चंबल रिवर पर नहीं है ना। चंबल रिवर पर कोई भी वाटरफॉल यहाँ पर नहीं है ना। चंबल पे जो वाटरफॉल है मैं उसका नाम बता देता हूँ, है ना, इनकेस आपको याद रखना है तो। चूलिया वाटरफॉल करके एक फेमस है, चूलिया वाटरफॉल, है ना। चूलिया जलप्रपात करके है, ये चंबल पर है। चंबल पर चूलिया वाटरफॉल है, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा चंबल पर एक और है जो कि राजस्थान में ही है, यही है आपका। और एक झाड़ी दहा करके है ना। झाड़ी दहा करके है, झाड़ी दहा जलप्रपात करके है। ये दो आपको चंबल पर देखने को मिलते हैं। राहतगढ़ जो है आपका, राहतगढ़ जो है ना, ये बीना रिवर पर है ना। राहतगढ़ जो है आपका बीना रिवर पर है ये आपका। इसके अलावा इसे भालकुंड के नाम से भी जाना जाता है, इसे भालकुंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये बीना रिवर पर है ना। बीना नदी पर है आपका ये आपको ध्यान रखना है। केवटी तो आपको याद होना चाहिए भाई, केवटी वाटरफॉल ये महाना रिवर पर है। केवटी वाटरफॉल महाना रिवर पर है ये, है ना। महाना रीवा में है ये आपका, महाना रिवर पर, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। भालकुंड आपका कहाँ पर है, भालकुंड आपका राहतगढ़ जो है सागर में स्थित है ना। भालकुंड सागर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अप्सरा आपको पता होना चाहिए, अप्सरा कहाँ पर है, पचमढ़ी में है अप्सरा वाटरफॉल जो है, पंचमढ़ी में है आपका वाटरफॉल अप्सरा। कौन सी रिवर पर है अप्सरा, अप्सरा आप पंचमढ़ी में अप्सरा वाटरफॉल, है ना। रजत जलप्रपात आप देखेंगे, है ना, जमुना जलप्रपात देखेंगे, डचेस फॉल देखेंगे, सब पंचमढ़ी में है। और ये सब नर्मदा की सहायक नदियों पर जो है आपके स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। मंदार वाटरफॉल जो है आपका, है ना, मंदार वाटरफॉल जो है ये भी आपका क्या है, नर्मदा रिवर पर है ना। मंदार वाटरफॉल जो है नर्मदा पर है। कहाँ पर है मंदार वाला, नर्मदा पर, खंडवा में है मंदार, है ना, नर्मदा पर खंडवा में स्थित है ना। तो पीएससी ने इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट किया है, क्योंकि भाई ऑप्शन ही नहीं थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, चुलिया और आपका ये चंबल पर है ना। चुलिया और ये जो है आपके चंबल पर है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। पताल पानी जैसे आपका क्या है, पताल पानी आपका फेमस है ना। इंदौर में पताल पानी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और फेमस बहुती आप देखेंगे, है ना। बहुती सेलर नदी पर है, आपको याद रखना। मऊगंज में सबसे ऊंचा है बहुती, है ना। सबसे ऊंचा पूछ ले बहुती याद रखिएगा। सबसे ऊंचा अगर पूछा जाए आपसे तो बहुती याद रखिएगा, है ना। बहुती वाटरफॉल है, 198 मीटर के आसपास है। और सेलर नदी पर आता है ये, सेलर रिवर पर, है ना। सेलर नदी पर है और मऊगंज में आता है। पहले रीवा में आता था, अब आपका ये मऊगंज में आता है ना। पहले रीवा में था, अब मऊगंज में आता है, ये आपको ध्यान रखना है बहुती के बारे में। ऐसी चचाई जो है सेकंड नंबर पे है ना। चचाई जो है सेकंड नंबर पे है, 130 के आसपास है चचाई। बियड़ नदी पर है चचाई, बियड़ रिवर पर, और 130 मीटर के आसपास है। और ये आपका रीवा में है, ये रीवा में आता है। जबकि सबसे ऊंचा कहाँ चला गया है आपका, मऊगंज में जो है आपका चला गया है, ठीक है। चल, अगला है गोमनपुर पहाड़ी कहाँ पर है। गोमनपुर की पहाड़ी जो है ये आपकी कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। गोमनपुर की पहाड़ी, गोमनपुर की पहाड़ी जो है ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। गोमनपुर की पहाड़ी, याद है गोमनपुर की पहाड़ी, पढ़ा है क्या आपने कहीं पे, थोड़ा बहुत इधर उधर देखा हो तो बताइए। गोमनपुर की पहाड़ी,
हाँ, गोमनपुर की पहाड़ी। चलिए, तो याद रखिएगा गोमनपुर की पहाड़ी धार में है, बिल्कुल धार में है गोमनपुर की पहाड़ी, है ना। गोमनपुर की पहाड़ी जो है आपकी कहाँ पर स्थित है, ये धार में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। और मालवा की सबसे ऊंची पहाड़ी पूछ सकता है, तो मालवा की सबसे ऊंची पहाड़ी आप याद रखिएगा भाई, मालवा की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, सिगार पीक है ना। मालवा की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, मालवा की सबसे ऊंची सिगार पीक याद रखिएगा, है ना, नंबर 1 पे। सेकंड नंबर पे कौन आता है, सेकंड नंबर पे आपकी जाना पाव आती है, ये पूछ सकता है आपसे, है ना। जाना पाव सेकंड नंबर पे आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुमानपुर की पहाड़ी आप देखेंगे सरदारपुर के पास में आती है ना, सरदारपुर के पास में है ना। और सरदारपुर का नाम आपको याद आएगा, तो सरदारपुर आपका क्या है भाई, यहाँ से माही नदी का उद्गम आपको मिलेगा, है ना। माही रिवर का उद्गम जो है आपको आपको देखने को मिलता है सरदारपुर से। ओरिजिन जो है आपका इसी पहाड़ी के आसपास, गुमानपुर की पहाड़ी से ही आप देखेंगे माही नदी निकलती है। माही नदी वही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, को 2 बार काटती है ना माही नदी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला है मेकाल सुता जो है नदी किस का नाम है, ये आपको बताना है। तो ये तो यार बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं कि आप तुरंत तुरंत मतलब इसका आंसर दे पाओगे, इसमें समय ले लोगे ही नहीं। हाँ, आपने अलग अलग नदियों के नाम पढ़े हैं, जिसमें प्राचीन नाम जरूर पढ़े होंगे, जिसमें आपने आपका अलग अलग नाम पढ़ा था, जिसमें आपका मैकाल सुता मतलब आपका नर्मदा। ऐसी टॉलमी ने इसे नामोदस दोष कहा था, नामा दोष कहा था, है ना। टॉलमी ने आप देखेंगे, है ना, नामा दोष कहा था टॉलमी ने, है ना। तो भाई नर्मदा का नाम है सोमावती, आप देखेंगे, है ना। सोमोवती है, शंकर पुत्री है, शंकरी है ना, रेवा है, बहुत सारे नाम है आपके नर्मदा के, है ना। अगला है करेरा अभ्यारण्य जो है कहां पर है, करेरा सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पर। करेरा सेंचुरी कहां पर है, और करेरा सेंचुरी को लेके एक मैंने फैक्ट भी बताया था आपको। करेरा सेंचुरी जो है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब आप पढ़ते हैं, जिसमें आपने करेरा सेंचुरी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, और उसको लेके मैंने आपको क्या है एक पॉइंट भी बताया था, जो आपको हो सकता है पूछ ले एग्जाम में, करेरा अभ्यारण्य से रिलेटेड। चलिए, कहां पर है भाई, शिवपुरी में है, शिवपुरी में करेरा सेंचुरी। हाँ, डी नोटिफाई कर दिया गया है ना। हाँ, डी नोटिफाई कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए करेरा सेंचुरी को, है ना। डी नोटिफाइड कर दिया गया है। क्यों डी नोटिफाइड कर दिया गया है इसको, करेरा सेंचुरी को, रीजन क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था। क्या रीजन है, क्योंकि ये बनाई गई थी किसके लिए, सोन चिड़िया के लिए, है ना। सोन चिड़िया के लिए बनाई गई थी, तो बहुत टाइम से जब सोन चिड़िया इस इलाके में इस सेंचुरी में नहीं देखी गई, तब इसे आपका 2024 में डी नोटिफाई कर दिया गया, है ना। डी नोटिफाई कर, सॉरी 2022 में नोटिफाई कर दिया गया था ना, 2022 में इसको डी नोटिफाई कर दिया गया था, है ना। सोन चिड़ैया के लिए थी एक्चुअल में, लेकिन मिली नहीं, तो उस चक्कर में इसको डी नोटिफाई जो है आपको कर दिया गया, है ना। चलो, तो ये याद रखिएगा, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए, अगला है मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ इंडिया, देयरफॉर द विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में है, तो कौन सा कथन जो होगा गलत होगा, रॉन्ग यहां पर पूछा जा रहा है। रॉन्ग कौन सा है आपको बताना है। पहला बोल रहा है यहां पर, आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट बोल रहा है वार्षिक तापांतर अधिक होता है ना। तो जाहिर सी बात है ईयरली टेम्परेचर डिफरेंस रिमेन मोर। फिर है आपका मरीन, समुद्री प्रभाव नहीं पहुंचता, बिल्कुल सही है, समुद्र है ही नहीं पास में, तो कहां से पहुंचेगा। फिर है आपका पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम वर्षा होती है ना।
देयर इज लेस रेनफॉल देन वेस्टर्न कोस्टल एरिया। तो बिल्कुल सही है भाई। फिर है आपका देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मानसून, तो भैया गलत है, पूरा इफेक्ट जो है मानसून का ही है हमारे यहाँ। अभी आप देख ही रहे हो मध्य प्रदेश में मानसून पर ही पूरा निर्भर है मध्य प्रदेश हमारा, है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारी बारिश होती है हमारे यहाँ भाई, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही बारिश होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना। तो क्वेश्चन आ जाता है ये भी, कौन से बारिश होती है, तो साउथ वेस्ट मानसून से ही हमारे यहाँ क्या बारिश होती है। अभी आप देख ही रहे हैं मध्य प्रदेश में सूखा लगा पड़ा है, आज थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है पहले की रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं मध्य प्रदेश ने, क्योंकि 2009 में जून में सबसे कम बारिश हुई थी और अब 2026 में सबसे कम बारिश मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। चलिए अगला है छिंदवाड़ा का जो पतालकोट एरिया है वो कौन सी जनजाति का है, तो आपने पढ़ा ही है ना। पतालकोट का तामिया का आप देखेंगे, तामिया आपको मिलेगा, है ना। तामिया तहसील जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक मिलता है ना। वहां पर कौन सी ट्राइब मिलती है, भारिया ट्राइब आपको मिलती है, जंगलियों की जंगली जिसे कहा जाता है ना। जंगलियों की जंगली कहा जाता है, किसमें आती है, पीवीटीजी में आती है, विशेष पिछड़ी जनजाति में आपकी भारिया जो है आपकी आती है ना। तो पतालकोट के भारिया, जंगलियों के जंगली, ये आपको ध्यान रखना है। तामिया अभी आप जा सकते हैं, जब आप कहाँ घूमने जाएं, जब आप पचमढ़ी जाएंगे तब आपका क्या है, आपको तामिया भी जाना चाहिए, है ना। तो जंगलियों की जंगलियों क्वेश्चन आया था, जंगलियों के जंगली इन्हें कहा जाता है ना। 1981 का जो सेंसस हुआ था 1981 का, उसमें इन्हें जंगलियों का जंगली कहा था, तो सोच लीजिए। और ये क्वेश्चन भी आपको आया हुआ है, तो याद रखिएगा जंगलियों का जंगली मतलब आपकी भारिया ट्राइब। अगला है भारत सरकार ने किन जनजातियों को पिछड़ी जनजाति में रखा है। भाई ये तो आपको अब रट गया होना चाहिए, और ये ऐसा क्वेश्चन है आप खुद देखिएगा। अभी विश्वास से कह सकता हूं कि 3 फेस है, तो 3 फेस में एक ना एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलना ही मिलना है। 100% श्योर शॉट बोल रहा हूं मैं आपको, आएगा ही आएगा, कैसे भी दे दे वो, या डेवलपमेंट ब्लॉक पूछ ले, या जिले पूछ ले, या इनके बारे में पूछ ले, पूछेगा ही पूछेगा, या इनसे जुड़ी कोई स्कीम पूछ ले। तो पीवीटीजी से 101% क्वेश्चन आपको मिलना है ना। तो बेगा भारिया सहरिया, बेगा भारिया सहरिया, बीबीएस याद रखिएगा, बीबीएस याद रखिएगा, बेगा भारिया सहरिया। चलिए गातला किस जनजाति का संबंध रखता है, गातला क्या है, गातला ये पूछा जा रहा है यहां पर। गातला, हाँ गातला कह लो, गाथा कह लो, जब आप पढ़ते हैं कौन सी ट्राइब के बारे में, भील ट्राइब के बारे में, जब आप भील ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं तब आप गल बप्पा जी की पूजा करते हैं, या आप क्या करते हैं, आप कह सकते हो गल बाप जी, गलदेव के बारे में आप देखते हैं, है ना। और याद में भी एक तरह से आपका मृत्यु स्तंभ जो है उसे गातला कहा जाता है मेरे हिसाब से। यहाँ पर आपका भील ट्राइब जो है करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। एक तरह से मृत्यु स्तंभ होता है ये गातला, है ना। मेमोरी के रूप में आपका क्या है लगाया जाता है, और जिसे गाथा भी कहा जाता है, गातला भी कहा जाता है ना। तो मृतक को याद रखने के लिए उसके लिए आपका ये लगाया जाता है। और जब कोई अकाल मृत्यु मर जाता है, जिसका सडन डेथ हो जाती है, याद रखिएगा ना, तो डेथ पिलर के रूप में, लकड़ी का पिलर होता है, डेथ पिलर के रूप में आपका होता है ये। एक गाथला और गाथा भी कहा जाता है ना, गाथा भी कहा जाता है और गाथला भी कहा जाता है। चल अगला क्वेश्चन है, अंडर ट्राइबल लीडरशिप और सेंधवा, सेंधवा में किसका लीडरशिप था, क्या आपको बताना है। सेंधवा में कौन जननायक था आपका मैन। तो सेंधवा में आपको याद होगा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा भीमा नायक के बारे में। जी हाँ, भीमा नायक जिनका जन्म बड़वानी में हुआ था, है ना। भीमा नायक जिनका जन्म बड़वानी में हुआ था, है ना। तो वो आपका सेंधवा से थे, है ना, बड़वानी में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा आपको भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं, ये पता होना चाहिए। निमाड़ का रॉबिन हुड, है ना, निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, निमाड़ का रॉबिन हुड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे इनकी डेथ कहाँ पे होती है, तो भाई इनकी डेथ होती है आपकी
पोर्ट ब्लेयर में, है ना, पोर्ट ब्लेयर, है ना, अंडमान, पोर्ट ब्लेयर में इनकी डेथ होती है, अंडमान में, है ना, अंडमान में इनकी डेथ हो जाती है, इनको गिरफ्तार करके भेज दिया जाता है। और 29 दिसंबर 1876, है ना, 29 दिसंबर 1876 में इनको फांसी दे दी जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा पोर्ट ब्लेयर में, है ना। भीमा नायक, याद रखिएगा, काले पानी की सजा जो है इनको दी जाती है। इसके अलावा आपका इनका गांव है बड़वानी, वहां पर इनके नाम पर स्मृति जो है आपका बनाया गया है। साथ में भीमा नायक सिंचाई परियोजना भी इनके नाम पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और अम्बा पानी का जो युद्ध हुआ था उसमें भी शामिल थे, अम्बा पानी का जो युद्ध हुआ था उसमें भी ये शामिल थे भीमा नायक, है ना, ये आपको ध्यान रखना। और गंजन सिंह कोरकू तो आपको पता ही है, गंजन सिंह कोरकू कोरकू ट्राइब से थे। और जंगल सत्याग्रह जो था, जंगल सत्याग्रह में गंजन सिंह कोरकू जो है आपके शामिल थे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाएगा गंजन सिंह कोरकू, है ना, तो याद रखिएगा जंगल सत्याग्रह कौन सा जंगल सत्याग्रह था, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, है ना, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह बैतूल का, है ना, 1930 का जो सत्याग्रह था उसमें गंजन सिंह कोरकू जो है आपके शामिल थे, याद रखना है आपको, है ना। चलिए अगला है हाप्ती डांस जो है किस ट्राइब का है, ये आपको बताना है। हाप्ती डांस ये किस ट्राइब का है, ये आपको बताना है। हाप्ती, चलिए बताइए थाप्ती डांस। चलिए तो याद रखिएगा जो थाप्ती डांस है एक्चुअल में कोरकू ट्राइब के द्वारा किया जाता है ना। थाप्ती डांस जो है कोरकू ट्राइब के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। साथ में कोरकू के द्वारा आप देखेंगे मेघनाथ, मेघनाथ स्वांग जो भी किया जाता है ना, मेघनाथ स्वांग भी किया जाता है ना। और मेघनाथ खम्भ भी आपका लगाया जाता है, मेघनाथ की पूजा करते हैं ये, है ना, मेघनाथ खम्भ भी लगाया जाता है इनके द्वारा। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई आपका चटकोरा जो फेमस डांस है इनका, चटकोरा, चटकोरा हो गया, ये इनका फेमस डांस है आपका। इसके अलावा इनमें एक देवता है मठुआ देव जो है ना, मठुआ देव, ये आपको ध्यान रखना है। पत्थर जो है आपका ये लगाते हैं उसे मठुआ देव के नाम से जानते हैं, है ना, पत्थर मठुआ देव। ये भी क्वेश्चन आया था मठुआ देव किससे रिलेटेड है ना, तो आपका कोरकू ट्राइब से ही संबंधित है मठुआ देव भी। इसके अलावा बाकी तो यहाँ पर पूछेगा नहीं, लमजना प्रथा या लम सेना प्रथा पूछ सकता है, तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। ये थी दोस्तों आज की एक एफएलटी, होपफुली आपको मजा आया हो आज की एफएलटी में, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट्स आपने जाने हो और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और ऐसे ही और एफएलटी हम लेके आएंगे और उनको कवर करेंगे, तब तक आपका एग्जाम चल रहे हैं। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, अपने बिल्कुल कर लीजिएगा, है ना। 7:30 बजे ही टाइमिंग रहेगी क्लास की, है ना, 7:30 बजे ही रहेगी, क्योंकि क्या है फिर बहुत लेट हो जाता है, तो 7:30 बजे ही कर दिया है, क्योंकि कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे भी लग जाते हैं कई बार। 7:30 मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है कि भाई 9 9:30 तक हम फुर्सत हो जाए, है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, कोशिश वो कीजिए, प्रायोरिटी रखिए कि भाई मुझे क्या करना है। पहले मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए ज्योग्राफी को कंप्लीट करना, सेकंड काम होना चाहिए एमपी ट्राइब पर फोकस करना, थर्ड काम होगा आपका हिस्ट्री पर फोकस करना, है ना, फोर्थ आपका होना चाहिए पॉलिटी, है ना, फिफ्थ नंबर पे आप आईसीटी को ले लो, सिक्स नंबर पे आप इकोनॉमी को लो, और 7वें नंबर पे आप जाओगे करंट अफेयर पे, है ना। तो ये सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, और यही सीक्वेंस में आप देखोगे तो आपका क्या है, आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। और सबसे ज्यादा वेटेज अगर आपने ये 4 कर लिए, मतलब आपने ये 4 आपने कर लिए, तो कम से कम 10, 10, 20, 30, 35
35 से 40 क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही हो रहे हैं। 35 से 40 क्वेश्चन इससे ही सही हो रहे हैं आपके। आप आईसीटी भी छोड़ दो, आप इकोनॉमी भी छोड़ दो, आप करंट अफेयर भी छोड़ दो, है ना, तब भी आपका क्या है 35 से 40 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। और आईसीटी का अगर केवल कंप्यूटर पढ़ लोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। जरूरी नहीं है आप एआई और ये सब चीजें करो, नहीं भी करोगे तो भी 2 से 3 क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर पे भी आपके आते हैं, वो उतना नॉलेज आपको होता है। करंट अफेयर जैसे कि मैंने कहा कहीं से भी कुछ भी दे सकता है ना, तो ये पहले आपका मेन होना चाहिए। जो अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगा पहले इन पर फोकस करें। समय कम है तो इन पर फोकस करें। अगर आपने पूरा पढ़ लिया है ये, तब आप फिर इकोनॉमी और करंट अफेयर पे कूदें, वरना ना कूदें। अगर आपको लगता है कि हाँ सर मैंने सब पढ़ रखा है, केवल करंट अफेयर बाकी है, केवल इकोनॉमी बाकी है, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है ये वाले पार्ट को और आप सोच रहे हैं इनको पहले कर लूं, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको पहले इनको करना है, तब आपके 35-40 क्वेश्चन आराम से शोर शॉर्ट हो जाए, नहीं है ना। तो ये चीज को आप ध्यान में रख के क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को रखिए। चलिए, तो अपलोड करवा दूंगा मैं, है ना, ट्रायल से कल मान के चले मॉर्निंग में अपलोड करवा दूंगा पूरे, है ना। और हिस्ट्री का भी, एंशियंट हिस्ट्री जो है हो गया है, उसके भी नोट्स में आपको दे दूंगा हाथों हाथ कल के कल, है ना। चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। होपफुली दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखें, साथ में बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इसी के साथ साथ ऐसे ही और कंटेंट के लिए ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पेपर 1 का कंप्लीट बैच चल रहा है, जो कि आपके फायदे के लिए होने वाला है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में, जिसमें लाइव लेक्चर, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलने वाला है, नोट्स A4 जिसे प्रिंट करवा सकते हैं आप। साथ में आपका यहाँ पर 5000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपकी इसके साथ इंक्लूड कर दी गई है, प्लस अंतिम प्रहार बैच भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर पेपर 1 का बैच ले रखा है तो आपको कुछ नहीं लेना। साथ में केवल अगर प्रैक्टिस के लिए आपको बैच लेना है जहां से शोर शॉर्ट क्वेश्चन मिले, वो है हमारा अंतिम प्रहार बैच, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। 20 एफएलटी में यहाँ पर आपको डिस्कस करवाता हूँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड। साथ में ओल्ड प्रहार बैच भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ पेपर 2 भी आप लेना चाहें, पेपर 2 भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ में आपका इंटरव्यू बैच लेना चाहें, ये भी आपको मिल जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।